नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। सोमवार को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना और तटरक्षक बलों को अत्याधुनिक जहाजों और शस्त्रों से लैस किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वालों को कल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। रेलवे की यात्री सेवा क्षेत्र की आमदनी में इस वर्ष 76% तक की बढ़ोतरी हुई। क्रिकेट में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। और फीफा विश्व कप में दक्षिण कोरिया और पुर्तगाल के बीच मैच जारी। घाना का मुकाबला उरुग्वे से हो रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। इस चरण में 14 जिलों के 93 निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। कुल 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल भी हैं। इनका मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य अमी याग्निक से है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। 24 घंटे से भी कम का वक्त अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने में बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई रैलियों को संबोधित किया। आनंद के सोजित्रा में प्रधानमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने सरसपुर और काकरेगे में भी रैलियों को संबोधित किया। सरसपुर में रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने एक छोटा रोड शो भी किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में कई स्थानों पर प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं भगवंत मान और राघव चड्ढा ने भी रैलियों को संबोधित किया और रोड शो किए। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। 250 वार्ड के लिए रविवार को मतदान होगा और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बेंगलुरु में मतदाता सूची से अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम नहीं हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस ने कहा है कि एक गैर सरकारी संगठन ने मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारियां एकत्रित की और उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और राज्य चुनाव कार्यालय आरोपों की जांच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। पार्टी ने मदन कौशिक और 4 अन्य नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया है। पूर्व कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिलाओं के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी के लिए समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान पर मामला दर्ज किया है। आजम खान ने कुछ दिन पहले रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। ये सीट आजम खान को नफरत फैलाने वाला भाषण देने के कारण 3 साल की जेल की सजा के बाद अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा शिपयार्ड भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री सिंह ने आज मुंबई में रक्षा शिपयार्ड पर परामर्श समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा शिपयार्ड सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ समय पर अपने उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा शिपयार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिपयार्ड नौसेना और तटरक्षक बल से उनकी आवश्यकताएं जानने के लिए विचार विमर्श और सलाह मशवरा जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए आधुनिक पोतों को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करना समय की आवश्यकता है। श्री सिंह ने बताया कि अर्थव्यवस्था में भी रक्षा शिपयार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिफेंस शिपयार्ड ने आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। 2021 और 22 के दौरान इन शिपयार्ड्स का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए एवं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपए का रहा है और वर्तमान में इन शिपयार्ड की ऑर्डर बुक पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली 82,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्यों तथा जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांगजनों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कुमार ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन दिव्यांगजनों को उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करते हैं। इस महीने के 7 तारीख तक चलने वाले इस मेले में 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमी भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी से कल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये वार्षिक व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर रात 9:30 पर किया जाएगा। दूरदर्शन न्यूज इस व्याख्यान का प्रसारण रात 10:30 पर करेगा। इस वर्ष की मुख्य विषय वस्तु भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अनुरूप अमृत काल में भारतीयता है। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान इस वर्ष का विषय है अमृत काल में भारतीयता, विविध रंगी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। वक्ता माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या केरल का कथकली या लखनऊ जयपुर का कथक हो या फिर असम का बिहू हो, ऐसी सभी शास्त्रीय और लोक कलाओं ने सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। इनके जरिए हम एक रहे हैं। सुनना ना भूलें 3 दिसंबर को रात 9:30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। भारतीय रेलवे की यात्री सेवा क्षेत्र की आमदनी में इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के बीच 76% बढ़ोतरी हुई है। इन महीनों के दौरान रेलवे को 43,000 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 24,621 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। आरक्षित यात्री क्षेत्र में पिछले 8 महीनों में रेलवे को 34,303 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई आमदनी से 50% अधिक है। सरकार ने कहा है कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS में अगले वर्ष से यूपीएससी भर्तियां करेगा। इसके लिए 2 स्तरीय परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। देश में इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान रिकॉर्ड कोयला उत्पादन और प्रेषण हुआ है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 44,75,40,000 टन उत्पादन की तुलना में इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन लगभग 17% बढ़कर 52,42,00,000 टन हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को अवैध कोयला शुल्क और काले धन को वैध करने के मामले में आज गिरफ्तार कर लिया। ईडी इस मामले की पिछले 2 महीने से जांच कर रही है। सौम्या चौरसिया को बाद में विशेष पीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने सौम्या चौरसिया को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.7% की गिरावट से 416 अंक लुढ़ककर 62,869 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% के नुकसान से 116 अंक गिरकर 18,696 के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 220 रुपए की बढ़त से 53,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 345 रुपए की मजबूती से 64,250 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के वायदा भाव आमतौर पर स्थिर रहे। ब्रेंट क्रूड लगभग $87 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुआ।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सौराष्ट्र ने विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए महाराष्ट्र ने 248 रन बनाए। सौराष्ट्र की टीम ने 47वें ओवर में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। सौराष्ट्र ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इस समय दक्षिण कोरिया का मुकाबला पुर्तगाल से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पुर्तगाल 1-0 से आगे है। एक अन्य मैच में उरुग्वे और घाना आमने सामने हैं। ताजा समाचार मिलने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। देर रात 12:30 बजे सर्बिया का सामना स्विट्जरलैंड से और ब्राजील का मुकाबला कैमरून से होगा। ब्यौरे के साथ खेल डेस्क से लवली निगम। ब्राजील अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है, जबकि बाकी तीनों टीमों में से कोई एक टीम ही आगे का सफर तय करेगी। स्विट्जरलैंड की सर्बिया पर जीत टीम को अंतिम 16 में पहुंचा देगी और सर्बिया और कैमरून का सफर यहीं थम जाएगा। स्विट्जरलैंड की टीम पिछले 2 विश्व कप और यूरोपीय चैंपियनशिप के नॉकआउट चरण तक पहुंची है, जबकि सर्बिया ने स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद से विश्व कप नॉकआउट मुकाबला नहीं खेला है। अनुभव की कमी उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उधर कैमरून की टीम अगर ब्राजील को हराकर उलटफेर नहीं करती है तो फिर ग्रुप से नॉकआउट में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला सर्बिया और स्विट्जरलैंड के बीच होने वाले मुकाबले से ही होगा। लवलीन निगम, आकाशवाणी समाचार। विश्व कप में कल से नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। रात 8:30 बजे नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में प्रक्षेपित गुजरात के EOS-06 उपग्रह से भेजी गई तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में तरक्की से चक्रवातों के बारे में अधिक सटीक अनुमान करने और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सहयोग के लिए उत्सुक हैं। एक ट्वीट में भारत को अमेरिका का एक मजबूत भागीदार बताते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी एक समान चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कहा है कि काशी और तमिलनाडु भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर जानी जाती हैं। वे आज वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश का विविध परंपराओं और विद्या से संबंधित समृद्ध इतिहास है, जिसने उसे प्राचीन समय से विद्या का केंद्र बनाया। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या आंधी के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। सोमवार को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना और तटरक्षक बलों को अत्याधुनिक जहाजों और शस्त्रों से लैस किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वालों को कल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। रेलवे की यात्री सेवा क्षेत्र की आमदनी में इस वर्ष 76% तक की बढ़ोतरी हुई। क्रिकेट में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम की। और फीफा विश्व कप में दक्षिण कोरिया और पुर्तगाल के बीच मैच जारी। घाना का मुकाबला उरुग्वे से हो रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।